Hello friends, once again I welcome you all to my channel MyG Classes। कल हमने बायोडाइवर्सिटी का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और आप सभी के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा जो कि पूरे हमारे जो कल हमने देखा था कि जो 8 टॉपिक्स थे वो आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ टॉपिक। उससे पहले मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगा कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं जो कि इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने जहां से पढ़ा था वहां से आगे है कि बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल्स। हमने कल टाइप्स देख लिया था और बहुत सारी उसके डिटेल्स देखे थे। तो अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट ये डॉक्यूमेंटेड भी है कि 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो है अभी तक नोन है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। देन जो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें ग्लोबल लेवल पर, तो जो बायोरिच नेशंस हैं, मतलब जिनके पास बायोडाइवर्सिटी अधिक है, वो साउथ में है, साउथ में जो है, और वो डेवलपिंग नेशंस हैं। देखिए अगर आप क्लासिफिकेशन पे जाएं तो डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड है। तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो साउथ में ज़्यादा है। हम अभी आगे उसको मैप में देखेंगे। फिर यदि इसके विपरीत हम देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ हैं जिनके पास जो कि केपेबल है अपने बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, वो नॉर्दर्न नेशंस हैं, उत्तर के जो देश हैं या उत्तरी देश हैं आप बोल सकते हैं, और इकोनॉमिकली वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, लेकिन उनके पास लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कम है। तो जैसे हम बात करें कि इंडिया और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की, सपोज़ इंडिया और हम ब्राज़ील की बात करें तो वो इंडिया से भी अधिक बोलना चाहिए कि उनके पास डाइवर्सिटीज़ ज़्यादा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज मलेशिया और इंडोनेशिया की भी। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी नेशंस हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और साइट्स के एक कन्वेंशन हुआ था जो कि था ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए। वो था कि यूटिलाइजेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कम किया जाए और उनके ट्रेड पर, उनके व्यापार पर, उनके पेट ट्रेड पर थोड़ी सी लगाम लगाया जाए, कंट्रोल किया जाए। ये साइट्स आपको थोड़ा सा याद रखना है। कभी पूछ सकता है कि साइट जो है वो किससे संबंधित है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कौन कौन से नेशंस वहाँ हमारे होते हैं, लेकिन उससे पहले एक टर्म हमको पढ़ना ज़रूरी है जो कि है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब वो होता है ऐसा जगह, ऐसे रीजन जो कि बायोलॉजिकली फर्टाइल है। बायोलॉजिकली फर्टाइल है कैसे? वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पीशीज़, नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा है, मतलब वो बायोडाइवर्सिटी वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो थ्रेटेंड भी है, हाईली थ्रेटेंड है। डाइवर्सिफिकेशन तो ज़रूर है लेकिन वहाँ थ्रेटेंड है, इसीलिए उन्हें हॉट स्पॉट्स कहा जाता है। और ये जो कंसेप्ट लाया गया था हॉट स्पॉट का, ये नॉर्मन मेयर्स ने लाया था 1988 के या 80s में आप बोल सकते हैं। एग्जैक्ट ईयर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन नाम आपको ज़रूर याद रखना है, नॉर्मन मेयर्स। तो हमें इन हॉट स्पॉट्स में जो डाइवर्सिटीज़ हैं और उनका जो थ्रेटेंड जो उनका कंडीशन हो चुके हैं, उनको क्या करना है? कंजर्व कराना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। देन हम चलते हैं कि हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं। यदि आपको ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये जो रीजन्स ग्रीन कलर के आपको कंट्रीज़ जो मैप में दिखाया गया है, ये कंट्रीज़ इन एंड अराउंड ट्रॉपिक्स है। जैसा मैंने कल आपको बताया कि इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ कम मिलेगी, तो हॉटस्पॉट्स के भी मिलने के चांसेस वहाँ कम है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कम है, तो थ्रेटेंड और नियर थ्रेटेंड वाली बात नहीं आएगी। देन हॉटस्पॉट कहाँ मिलेंगे? तो हॉटस्पॉट विल बी अराउंड इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिक्स और उसके आसपास के इक्वेटर के रीजन्स को बताया गया। जैसे इंडिया अगर आप देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
और इक्वेटर के बीच में है, हाफ ऑफ द इंडियन एंड सब ट्रॉपिकल भी है। तो ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ बताए गए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो अगर नॉर्थ अमेरिका में आपको यूएसए दे दे या कनाडा दे दे, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ हॉट स्पॉट्स हैं ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन वगैरह में 66.5 डिग्री और 33 और 66 के बीच में लाई करते हैं लैटिट्यूड्स में, तो वहाँ पर हॉट स्पॉट नहीं मिलेगा। देन अगर हम लिस्ट की बात करें तो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ उन्हें कहा जाता है, जहाँ डाइवर्सिटी बहुत लार्ज स्केल पर है। तो ऐसे ही वर्ल्ड में 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हम आपको देखने को मिलेगा। ये 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन यदि आपको थोड़ा बहुत भी मैप का नॉलेज है तो आप आसानी से मेरे बताए गए कंसेप्ट के द्वारा कि ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिकल लेवल की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ही आपको डाइवर्सिटीज़ जो है वो ज़्यादा दिखेगी और हॉटस्पॉट भी वहीं पर ही लाई करेंगे। तो जहाँ तक आपने ये लिस्ट देखा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, DRC, इक्वेडोर, इंडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेनेजुएला, ये 17 जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जो मैप मैंने दिखाया उसको देख करके, तो क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन सकता है, और हम आगे देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आया भी है, कैसे आया था वो हम लास्ट में देखेंगे। देन यदि हम बात करें कि इंडिया की, तो इंडिया भी मेगा डाइवर्स नेशन है, हमने देखा। यदि हम स्पेसिफिकली डेटास की बात करें तो डेटा मैंने आपके लिए यहाँ लगा दिया है। जैसे 350 डिफरेंट मैमल्स मिलते हैं, जो कि 8th हाईएस्ट है वर्ल्ड में। 1200 स्पीशीज़ ऑफ खाली बर्ड्स मिलते हैं, वो भी 8th इन द वर्ल्ड है। 453 रेप्टाइल्स हैं, 5th इन द वर्ल्ड। आपको ये डेटा याद नहीं रखना है, बट डाइवर्सिफिकेशन को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे। आपको क्रम में लगाने आ सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है। मान लीजिए पूछ सकता है कि मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनमें जो स्पीशीज़ हैं वो किस ऑर्डर में होंगी, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर्स। तो ऐसा आप याद करने के लिए रख सकते हैं। देन 45,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं, 50,000 स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे, ताकि हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर यहाँ आराम से जमा सकें। देन अभी ऐसा माना गया है कि बहुत सारी स्पीशीज़ अभी भी अननोन हैं, जिसको हमको खोजना है, और इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है। और 18% ऑफ इंडियन प्लांट्स आर एंडेमिक। एंडेमिक शब्द जो है वो ये बताता है कि जो प्लांट्स है वो केवल भारत में ही मिलते हैं और बहुत जगह वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो 18% ऑफ इंडियन प्लांट्स आर एंडेमिक टू द कंट्री। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रख करके चलना है, कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये बन सकता है। फिर है, हम देखते हैं कि इंडिया की रैंकिंग। तो यदि हम रैंकिंग में जाएं तो इंडियाज़ वर्ल्ड रैंकिंग मैमल्स के लिए 8th, बर्ड्स के लिए भी 8th, रेप्टाइल्स के लिए 5th है, एम्फीबिया के लिए 15th है। एम्फीबिया मतलब जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। एंजियोस्पर्म्स के लिए 15 to 20। लेकिन यहाँ आपको एक डाटा जो याद करने वाली जो बात है, वो फिर से मैं बोलूँगा कि टॉप 10 में अगर है तो आपको याद रखना है, और उनके नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ को घटते या बढ़ते क्रम में आपको याद रखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर चले हम बायोजोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया में। तो जैसा आपको मैप में दिख रहा है, इंडिया का मैप है, और यहाँ 10 बायोजोग्राफिक जोन्स में इंडिया को रखा गया है, या आप बोल सकते हैं कि ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन बायोजोग्राफिक जोन्स के लिए हम देखेंगे कि कौन कौन से जोन की कौन कौन सी खासियत है, कौन सबसे बड़े हैं और कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यदि मैं बायोजोग्राफिक जोन की बात करूं तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऊपर से अगर देखेंगे तो ट्रांस हिमालयास का जो रीजन है वो आपका तिब्बतियन प्लेटू, लाहौल स्पीति वैली जो आपका है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ तक आपका कवर करता है, और 5.7% एरिया। देन उसके नीचे यदि आप आएंगे तो हिमालयज़ हैं। हिमालयाज़ जो है, यदि आप इंडिया के मैप को
रखें तो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है हिमालयास, वो पूरा का पूरा रीजन 7.2% एरिया कवर करता है। देन उसके नीचे यदि आप आएंगे तो डेजर्ट एरिया है वेस्टर्न साइड में। डेजर्ट्स जो हैं वो 6.9% एरिया है। एंड गुजरात में जो डेजर्ट है, गुजरात में जो फैला हुआ जो डेजर्ट का पार्ट है, और राजस्थान तो पूरा आपका थार डेजर्ट है। देन सेमी एरिड रीजन्स, सेमी एरिड इसमें 15.6% है। डेजर्ट और डेक्कन प्लेट्यू के बीच के जो भाग हैं उसे हम सेमी एरिड रीजन्स बोलते हैं, ये थोड़े से ज़्यादा हैं 15.6%। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं जो 4th नंबर का रीजन है वो सेमी एरिड है। देन हम बात करें 5th नंबर के, तो वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आपको पता ही होगा, भारत के जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स हैं, और ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न घाट्स, देन कोस्टल प्लेन्स है, देन आपका ओशंस है। तो वेस्टर्न घाट्स के भी 5.8%। देन डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला जैसे मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीपी पठार जो है भारत का, वो सदर्न और साउथ ईस्टर्न पेनिनसुला को कवर करता है। आप देखिए जो डार्क ग्रीन कलर 6 नंबर का जो आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा डेक्कन पेनिनसुला आपको दिखाता है, और ये लार्जेस्ट जोन है बायोजोग्राफिक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, विच इज़ द लार्जेस्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट, और थोड़ा सा शुरू के 3-4 का क्रम आपको याद रखना है। देन गेंजेटिक प्लेन आप बोलेंगे तो गेंजेटिक प्लेन जो गंगा जो नदी है और उसके अपवाह तंत्र वाला जो रिवर सिस्टम वाला जो भाग है वो 11% कवर करता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट रीजन आपको पता ही है, जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हम जानते हैं। देन आइलैंड्स, तो आइलैंड्स में यहाँ केवल और केवल अंडमान को दिखाया गया है जो कि 10 नंबर में आप देखेंगे। देन 8 यदि आप कोस्ट की बात करें तो कोस्ट का जो एरिया है वो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ही कोस्टलाइन के क्षेत्र को हम बोल रहे हैं, और उसमें लक्षद्वीप भी इंक्लूडेड है। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, आइलैंड्स में कौन आएंगे, अंडमान निकोबार, कोस्ट्स में कौन आएंगे, लक्षद्वीप एंड कोस्टलाइन। तो लक्षद्वीप इज इंक्लूडेड इन द आइलैंड्स इन बायोजोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट आएगा तो आपको क्या लगाना है, फॉल्स लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें हाईएस्ट आपका डेक्कन पेनिनसुला एंड लोएस्ट इज द कोस्टल रीजन्स। फिर हम इंडियन के जो आपको एक और टॉपिक रह जाता है जो कि है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो कि वाइल्ड लाइफ है प्लस आपके प्लांट्स हैं। तो वो सारी जो लिस्ट है वो मैं आपको अलग से टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूँगा। उसे यदि हम यहाँ डिस्कस करें तो वो जो लिस्ट है वो इतनी एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि हम उसे पढ़े बिना डिस्कस के करने से बहुत ज़्यादा उसका जो फ्रूटफुलनेस है वो नहीं है। लेकिन उस लिस्ट को आपको एक बार ज़रूर देखना है। मैं जब लास्ट में हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को जब समराइज़ करेंगे पूरे सिलेबस को, तो वो लिस्ट आपको एक बार कवर करा दूंगा कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है जो कि इस साल मतलब करंट ईयर में जो चर्चा में रहे। जैसे आप यदि करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड ज़रूर दिखेगा। देन आपको बहुत सारे स्टार टॉर्टॉइस जैसे दिखेंगे, देन पिग्मी हॉक दिखेगा, देन आपको सारस क्रेन्स दिखेंगे। ये सारा एरिया आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना है, और करंट से रिलेटेड ही आपको पूछ सकता है। और बहुत ज़्यादा फेमस जैसे आपको कांजीरंगा नेशनल पार्क में क्या है, तो 1 हॉर्न राइनो आपको बहुत सबको पता है। ये सारा बेसिक डिटेल्स ही क्वेश्चंस बनता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस मतलब उसका क्षय, उसकी हानि कैसे होती है। तो अगर हम इस पूरे फिगर को देखें तो यहाँ 2 कॉजेज़ बताई गई है। जो ग्रीन जो शेडेड पोर्शन में है आउटर सर्कल वो रूट और अंडरलाइन कॉजेज़ है, एंड जो इनर सर्कल में वाइट कलर में है वो है प्राइमरी कॉजेज़। तो प्राइमरी कॉजेज़ में यदि हम देखें तो ओवर हार्वेस्टिंग, बहुत ज़्यादा हम उसका एक्सप्लॉइट करते हैं। देन क्लाइमेट चेंज के कारण, कल हमने देखा था। देन डिफॉरेस्टेशन, पॉवर्टी, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटने से, पॉवर्टी के कारण, पॉवर्टी होने से, देन गरीबी के कारण, पॉल्यूशन, प्रदूषण तो है ही है कारण। फिर अगर हम रूट कॉज या अंडरलाइन कॉज की बात करें तो इसका जो मुख्य कारण है वो है, अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगा,
आपको लैंड एरिया ज़्यादा चाहिए, आप फॉरेस्ट को कट करेंगे, घर बनाएंगे, वहाँ रहेंगे, तो फॉरेस्ट का एरिया कम होगा, तो जंगली जानवर फिर कहाँ रहेंगे। और यदि जंगली जानवर आपके घर में घुस जाते हैं तो आप उन्हें क्या कर देते हैं, उन्हें मारने लगते हैं, तो फिर उनकी डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, प्लांट्स की डाइवर्सिटी भी ख़त्म होगी। देन चेंजिंग लाइफ स्टाइल एंड डेवलपमेंट, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं, लाइफ स्टाइल बदल रही है लोगों की, तो वहाँ से भी बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता है। देन पब्लिक पॉलिसीज़, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनती हैं जिनके कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, कमर्शियली हम तो एक्सप्लॉइट करते ही आ रहे हैं। फिर और एक तरह से हम देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कॉजेज, नेचुरल कॉज एंड मैन मेड कॉज। नेचुरल कॉज क्या हो सकता है, कहीं फ्लड आ जाए, कहीं अर्थक्वेक हो जाए, लैंडस्लाइड आ जाए। फ्लड्स तो आप सबको पता है, बाढ़। अर्थक्वेक का मतलब है कि भूकंप। लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन, जो खास करके जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर ज़मीन खिसकना जिसको बोलते हैं। देन राइवलरी अमॉन्ग स्पीशीज़, एक दूसरे के जो प्रजाति हैं उनमें आपस में क्या हो, आपस में प्रतिद्वंदिता हो और उनके कारण वो एक दूसरे को ख़त्म कर दें। देन लैक ऑफ पॉलिनेशन एंड डिजीजेस, पॉलिनेशन जो वर्ड है परागकरण, वो उसके कारण क्या होता है कि रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। एंड डिजीज़, पॉलिनेशन का लैक होगा और बीमारियों के कारण भी, नेचुरल कॉज के कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो जाती है। मैनमेड कॉजेज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम जंगल काटते जा रहे हैं। देन हंटिंग एंड पोचिंग, हम जानवरों को मारते भी हैं, उनका शिकार करते हैं। देन एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लैंड की कमी होगी, हम जंगल काट करके उसमें खेत बनाएंगे। फिर फिलिंग अप ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड जो है वो आपके लिए एक नया टर्म होगा। तो वेटलैंड के बारे में मैं आपको बताऊं कि वेटलैंड इज जस्ट दैट पोर्शन ऑफ द लैंड विच इज़ कवर्ड विथ वाटर। वाटर का यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप ओशंस या सीज़ या नहरों को या ऐसे किसी भी एरिया को, वेटलैंड में बहुत डाइवर्स उसका डेफिनेशन है, आपको उतना डीप में नहीं जाना है। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ आप पढ़ेंगे। तो फिलिंग अप ऑफ वेटलैंड का मतलब हम उस वेटलैंड को क्या कर दे रहे हैं, फिल करके वहाँ पर उस लैंड को यूज़ करना चाह रहे हैं, जबकि वो क्या है, वो नेचुरली अनयूज है फॉर ह्यूमन बींग्स। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कल हमने देखा था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल राइज हो रहा है, लैंड एरिया कम होता जा रहा है। तो ये सब कारण है, मैनमेड कॉजेज हैं जो कि वहाँ पर आपको दिखेंगे। फिर हम चलते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पर जो कि हमें वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काम करती है, जैसे IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN को जो एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबने सुना भी होगा, जो कि नेचर के कंजर्वेशन और उसके सस्टेनेबल यूज़ को बनाने के लिए या उसे उस दिशा में वो काम करता है। तो डेटा गैदरिंग करने का काम वो करता है, उसके एनालिसिस करता है, उस पर रिसर्च भी करता है और उसके तहत लोगों को जागरूक करने का भी काम करता है। तो IUCN आपको याद रखना है, कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इसका मेन एम है। फिर हम इसकी एक स्केल पर चलें, एक स्टेटस पर चलें, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई प्लांट, कोई एनिमल एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, तो ये स्टेटस आपको एक बार ध्यान में रखना ज़रूरी है। IUCN क्या करता है, सभी स्पीसीज़ को एक स्टेटस प्रोवाइड कराता है। मान लीजिए कि सभी स्पीसीज़ पर उन्होंने क्या किया, उनका डेटा गैदरिंग करना चालू किया। तो इवेल्युएटेड, सबसे नीचे आप देख रहे होंगे नॉट इवेल्युएटेड लिखा है। यदि नॉट इवेल्युएटेड है, इसका मतलब कि उसका अभी तक इवेल्युएशन नहीं हुआ है। तो हम चलते हैं इवेल्युएटेड वाले पार्ट में। तो इवेल्युएटेड वाला पार्ट भी दो तरह से बटा हुआ है, एक डेटा डेफिशिएंट और एक एडिक्वेट डेटा। डेटा डेफिशिएंट का मतलब है कि उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या हमारे पास बोलने से मतलब IUCN के जो स्टेटस जो देने वाले हैं उनके पास वो डेटा नहीं है, तो उन्हें डेटा डेफिशिएंट में डाला जाता है। देन एडिक्वेट डेटा जिनका है उन्हें फिर लिस्टिंग की जाती है, और उस लिस्ट में 3 प्रकार की कैटेगरीज आप देख सकते हैं। सबसे नीचे है लीस्ट कंसर्न एंड नियर थ्रेटेंड। लीस्ट कंसर्न जो कैटेगरी है वो ग्रीन
कलर से दिखाई गई है, इसका मतलब उसमें कंसर्न बहुत कम है, उसकी संख्या भी ज़्यादा है। देन लीस्ट कंसर्न से यदि उसकी संख्या कम होती है तो नियर थ्रेटेंड में जाएंगे। देन जो बीच के 3 आपको दिख रहे हैं वो थ्रेटेंड कैटेगरीज हैं। थ्रेटेंड कैटेगरीज को 3 भाग में बांटा गया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। ये 3 लिस्टिंग है, आप कलर से बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वल्नरेबल का मतलब वो एंडेंजर्ड की ओर बढ़ रहा है, एंडेंजर्ड का मतलब है कि वल्नरेबल हो गया है, अब उसकी स्थिति जो है वो खतरे में है। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो रेड सिग्नल आ चुका है, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। फिर यदि हम और ऊपर चलेंगे तो 2 कैटेगरी और है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब उन्हें सहेज करके कहीं पर रखा गया है और उसके बाहर वो नहीं मिलते, मतलब वो बहुत ही ऐसे रेयर कैटेगरी है। और एक्सटिंक्ट का मतलब तो विलुप्त हो चुके हैं, पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। तो यदि आप लीस्ट कंसर्न से जाएंगे तो एक्सटेंशन रिस्क जो है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, और नीचे आएंगे तो एक्सटेंशन रिस्क है वो कम होता है। ये आपको न्यूमेरिकल MCQ ये इसका बिल्कुल पूछ सकता है। फिर हम चले मोड्स ऑफ कंजर्वेशन। अब बायोडाइवर्सिटी खतरे में तो है, लेकिन इसे बचाया कैसे जाए? तो इसे बचाने के लिए हम 2 कंजर्वेशन का तरीका अपनाते हैं। फर्स्ट वन इज ex situ कंजर्वेशन एंड सेकेंड वन इज in situ कंजर्वेशन। ex situ कंजर्वेशन इज कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरिया वेयर दे नेचुरली ऑकर। जंगल में शेर है, लेकिन उस जंगल के शेर को जंगल में ना रख करके हम उसे पिंजरे में रखते हैं, तो वो हो जाता है ex situ कंजर्वेशन। और जैसे कि सीड बैंक्स, बीजों को जो रखा जाता है वो प्लांट्स के लिए हो गया। बॉटनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं वो प्लांट के लिए। हॉर्टिकल्चरल गार्डन्स जो कि हॉर्टिकल्चर आपके पौधों के लिए। देन रिक्रिएशनल गार्डन्स, जूस वगैरह बनते हैं, बॉटनिकल बायोलॉजिकल पार्क्स बनते हैं, ये सारा जो है वो ex situ कंजर्वेशन में आता है। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब उन्हें प्राकृतिक स्थल पर ही, उनके प्राकृतिक हैबिटेट पर ही उन्हें कंजर्व करना। जैसे कि नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज मतलब नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एट्सेट्रा, ये सारा जो है वो उनके नेचुरल तरीके से उनको कंजर्व करने के लिए आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इजी है इसमें क्लासिफाई करना। जो मैनमेड होगा वो ex situ और जो नेचुरल होगा वो in situ। देन हम आगे चलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या क्या आए थे इन टॉपिक्स पर। मैंने आपको केवल एक जो लिस्ट प्रोवाइड करनी है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में इस पूरे डाइवर्सिटी के लेक्चर के PDF के साथ में आपको शेयर कर दूंगा। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हम बात करते हैं अब बायोडाइवर्सिटी के बचे हुए जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था इससे रिलेटेड कि द हॉटस्पॉट कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय। अभी हमने देखा कि हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट था वो कब आया था, 1988 में आया था। और किन्होंने लिया था, तो नॉर्मन स्कॉट, नॉर्मन मेयर्स, BP पाल, नॉर्मन विंसेंट पील एंड नन ऑफ द अबव। देन आप देख रहे हैं कि कठिन बनाने के लिए 3 नॉर्मन नाम के नाम दे दिया गया है, तो आप सरनेम से अब उनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यदि आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने बताया आपको कि नॉर्मन मेयर्स जो थे वो हॉटस्पॉट कंसेप्ट को लेकर के आए थे। तो यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसे ऐसा मत पढ़िए कि केवल नाम पढ़ लिए, बल्कि पूरे नाम उसके थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इस MCQ से हमको ये समझ में आता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बहिस्थानिक संरक्षण का उदाहरण है? बहिस्थानिक का मतलब ex situ कंजर्वेशन। हमने अभी पढ़ा कि ex situ का मतलब क्या है कि उन्हें प्राकृतिक स्थल से बाहर जो करते, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेट फॉरेस्ट, ये सारा क्या है, इन situ कंजर्वेशन है। ex situ में क्या आ जाएगा, बॉटनिकल गार्डन्स आ जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट फॉर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को खतरा नहीं है। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, कंटूर फार्मिंग, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, क्लाइमेट चेंज, नन ऑफ द अबव। हमने अभी पढ़ा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है। देन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज भी है और क्लाइमेट चेंज भी है। तो आंसर विल बी बी, कंटूर
फार्मिंग, वो कुछ अलग ही होता है, वो इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि इंडिया में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपको यदि आप कभी पढ़े होंगे तो वेस्टर्न घाट्स का जो इलाका है, जो वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न हिमालयज़ हैं। ईस्टर्न हिमालयज़ मतलब मेरा मतलब है सिक्किम हिमालयज़ एंड असम हिमालयज़, जो कंचनजंगा वाले जो हिमालय के जो चोटी है, और असम हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो ये जो दो इलाके हैं ये हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आते हैं। तो भारत में जो दो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ए एंड बी, तो आंसर विल बी डी। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे उधर कवर नहीं किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। हमने देखा कि 17 कंट्रीज हैं जो मेगा डाइवर्स हैं, लेकिन आपको पूरी लिस्ट याद नहीं रखनी, आपको इंडिया तो याद रहेगा ही। देन फिलीपींस एंड मलेशिया, आप पता है कि इक्वेटर के पास हैं ये कंट्रीज, तो इजीली आइडेंटिफाइड। देन ब्राज़ील ऑल्सो इक्वेटर पास होता है वहाँ से भी, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना करके ले जाएंगे। देन आंसर विल बी नन ऑफ दिस। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसे अप्लाई करते हुए पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपने एरिया को हल्का सा बढ़ा करके पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है, ये 5 स्टार क्वेश्चन, इसलिए मैंने 5 स्टार दिया इसे, कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF इज, उसमें सिंबल कौन सा है, रेड पांडा है, वन हॉर्न राइनो है, डोडो ऑफ मॉरिशस है, ग्रेट इंडियन बस्टर है, या नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आप कहाँ करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे करके इसका आंसर खोज करके आप बताइएगा। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, और बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है वो आपका यहाँ ख़त्म होता है। देन नेक्स्ट हम चलेंगे पॉल्यूशन की ओर, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप सभी से अनुरोध कि कृपया जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी ये इस क्लासेस के बारे में आप जानकारी ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।